क्लास 8। आज मैं आपको भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बारे में कुछ चर्चा करूंगी। ये आप शुरू से ही जानते रहे कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो अन्य देशों को आकर्षित करती थीं, जैसे सूत, मसाले। वो इनको यहाँ से कच्चा ले जाते थे और अपने देश में अपने अधिक दामों पे उसको बेचकर अपने औद्योगिक व्यवसाय करते थे। अंग्रेज, फ्रांसीसी व अन्य यूरोपियों की तरह भारत में व्यापार करने के लिए ही आए थे, लेकिन धीरे धीरे भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया। इसके लिए उन्होंने बहुत से तरीके अपनाए। 18वीं शताब्दी में जैसे मुगल साम्राज्य की शक्ति कम होने लगी, प्रांतीय और क्षेत्रीय शासकों ने अपने स्वतंत्र सत्ता को स्थापित कर लिया। तो इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, हैदराबाद, मैसूर, मराठा, जो ये देश शासन थे, मतलब राज्य थे, यहाँ मुगल बादशाह का नियंत्रण नाम मात्र का रह गया था। इसी सदी में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच विश्व में उपनिवेशों व व्यापार से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कई वर्षों तक निरंतर युद्ध होते रहे। उपनिवेश को पहले जानिए कि उपनिवेश क्या है। यानी अंग्रेजों का जो शासन काल था उसे उपनिवेशिक काल कहा गया। तो इस प्रकार से जो इंग्लैंड और फ्रांस के राजा थे वो भी अपने देश की कंपनियों का पूरा समर्थन करते थे और अपने जो उनके राजा वगैरह थे वो लोग उनकी पूर्ण रूप से मदद भी करते थे। उपनिवेश राज्य क्या है? चलिए आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। जब एक देश जैसे इंग्लैंड के लोग किसी दूसरे देश जैसे भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं तो दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश राज्य बन जाता है। पहला राज्य दूसरे राज्य का सर्वा मुख्य राज्य बन जाता है, मुख्य देश बन जाता है। तो मुख्य देश उपनिवेश राज्य के सभी संसाधनों का प्रयोग अपने हित में करता है, जिससे मुख्य देश यानी जो पहला देश है वह उन्नति करता चला जाता है और जबकि उपनिवेश देश यानी दूसरा देश जो होता है वो अवनति की ओर जाने लगता है। तो भारत में अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश राज्य क्यों बनाया? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के लिए कारखाने लग गए थे, तो इस प्रकार से वह भारत को सिर्फ कच्चे माल की पूर्ति का साधन ही बनाना चाहते थे। साथ ही इंग्लैंड अपने यहाँ का बना सस्ता कपड़ा और दूसरा सामान भारत को ऊंचे दाम में बेचना चाहता था, जिससे भारत में बुना कपड़ा यूरोप में बेचकर वह मालामाल हो जाते थे। भारत में कई जरूरी फसलें उगती थीं जिन्हें दूर दूर तक बेचा जाता था, जैसे नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कॉफ़ी इत्यादि। तो इस प्रकार ये व्यापार की सभी चीज़ें लाने और ले जाने के लिए भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेल लाइनें और सड़कें भी अंग्रेज़ों ने बिछाना शुरू कर दिया। इसके लिए वे लोहा, कोयला, अनेक खनिज खदानों को खोदना चाहते थे और जंगल से लकड़ी का व्यापार करने चाहते थे। यह सब करने के लिए उन्हें भारत में जगह जगह अपने अधिकारी रखने पड़े और भारत के लोगों पर अपना नियंत्रण बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। तो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए जो विशेष अभियान है उसको औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। तो इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, नील, काफ़ी, चाय के बागानों को भारत में लगाया और फसलों को सस्ते दामों में खरीदकर अपने जहाज़ों से इंग्लैंड के कारखानों में भेजने लगे। अंग्रेज इंग्लैंड के कारखानों से तैयार माल जैसे कपास से कपड़ा, चाय पत्ती, कपड़ा रंगने के लिए तैयार नील आदि जहाज़ों के माध्यम से भारत और यूरोप में अधिक दाम में बेचते थे। उन्होंने व्यापार की ये सब चीज़ें लाने और ले जाने के लिए जो रेलवे लाइन, सड़कें, दूरसंचार आदि की व्यवस्था की थी, तो इससे व्यापार में बहुत तरक्की हुई और बहुत उन्नति हुई। उनका दिन दूना रात चौगुना उन्नति होती गई और
भारत में जो उन्होंने अपने अधिकारी रखे, भारत में अपने ही कार्मिक, अपने ही जाति, अपने ही अंग्रेज़ों को उन्होंने काम पे रखा और भारत को गुलाम बना दिया। तो बच्चों, भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से बहुत लंबे समय तक लड़ती रहीं। एक कंपनी इस कोशिश में रहती कि दूसरे को भारत से खदेड़ कर निकाल दें। इसके लिए दोनों ही कंपनियां अपने अपने देश इंग्लैंड व फ्रांस से सैनिक बुलवाने लगीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान रहा। भारत के राजा नवाब अपना अपना राज्य बढ़ाने में और एक दूसरे पर हमला कराने में लगे रहते थे, क्योंकि वो आलसी प्रवृत्ति के हो गए थे और आराम तलबी में उन्होंने अपना राज्य, उत्तराधिकारी, ये सब युद्ध में सब समाप्त धीरे धीरे करने लगे और विदेशी कंपनियों की सहायता लेने में भी नहीं हिचकते थे। इस प्रकार दोनों कंपनियां इन झगड़ों में अपनी टांगें अड़ाने लगी। अगर कंपनी किसी राजा या नवाब का साथ देने को तैयार हो जाती और सेना उसके लिए लड़ने भेज देती तो उस राजा और नवाब की ताकत बहुत बढ़ जाती थी। तो इस प्रकार से यूरोपीय सेनाओं का बड़ा दबदबा हो गया। यूरोपीय सेना के पास बेहतर नौसेना, तोपें और बंदूकें थीं, यानी उनके पास हथियार थे। यूरोपीय सैनिक नियमित अभ्यास के साथ अनुशासित भी थे। तो इन विशेषताओं के कारण यूरोपीय सेना का पलड़ा भारतीय सेनाओं से भारी रहने लगा। राजाओं की सैनिक ताकत बढ़ाने के बदले में कंपनियां उनसे व्यापार की कई रियायतें लेने लगीं। राजा कंपनी की सैनिक सहायता के बदले में उसे बहुत धन भेंट में देते थे। यह धन कंपनी के व्यापार के काम आता था। कई बार कंपनी राजा से उसके राज्य का एक बहुत बड़ा इलाका भेंट में ले लेती थी और इसके अलावा गांव शहरों से कंपनी लगान वसूल करती थी, टैक्स वसूल करती थी। 1746 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच 3 युद्ध कर्नाटक क्षेत्र के, दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र से लड़े गए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध कहा जाता था। और युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेज़ों से परास्त हो गए और सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित रह गए। तो इस प्रकार राजाओं और नवाबों को अंग्रेज़ों से खतरा बराबर बना रहता था। कंपनी को भेंट देने और उसकी सेना का खर्च उठाने के लिए भारतीय राजाओं को बहुत बोझ उठाना पड़ता था, उन पर बहुत दबाव हो गया था, परंतु वे अपने राज्य में किसी और की सैनिक ताकत नहीं बढ़ावा दे सकते थे। उन्होंने कंपनी की सैनिक ताकत पर रोक लगाने की कोशिश भी की। अस्त्र शस्त्र, सैनिक बल और किलेबंदी के सहारे से होने वाले व्यापार कोई साधारण व्यापार नहीं रह गए। भारत के राजाओं और नवाबों को यह बात बहुत खतरनाक लगी कि उनके राज्य में किसी दूसरे देश के लोग अपनी सेनाएं रखें, युद्ध लड़ें, किले बनाएं, अपनी सैनिक शक्ति की धाक जमाएं। लेकिन वो फिर भी मजबूर थे, क्योंकि वो आर्थिक और बौद्धिक दोनों रूप से क्षीण हो चुके थे, कमज़ोर हो चुके थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के राजाओं के राज्य से फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और इससे कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार भी करने लगे। भारतीय व्यापारी जो सेठ थे, जो कंपनी के व्यापार में मदद करते थे, वे भी अपने माल को कंपनी का माल बताकर कर देने से बच जाते थे, यानी टैक्स देने से बच जाते थे। तो ये सब उनकी कमियां थीं। कंपनी की आड़ में राज्यों में लूटपाट, धोखाधड़ी हो रही थी। कंपनी कारीगरों से जोर जबरदस्ती से बहुत कम कीमत पर माल खरीदने की कोशिश करती रहती थी। और जब राजा इन बातों का विरोध करते थे तो अंग्रेज उनसे लड़ पड़ते थे और उस राजा को हटाकर वे किसी ऐसे व्यक्ति को राजा बनाते थे जो उनके व्यापार के तरीकों पर रोक न लगाए और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करती रहे। तो इस प्रकार से यूरोपीय कंपनियां शाही फरमान के अंतर्गत हो गईं। साथ ही कोलकाता में स्थित बस्तियों की किलेबंदी भी करने लगी थी। जब सिराजुद्दौला को इसकी सूचना मिली तो उसने अंग्रेज व्यापारियों द्वारा की जाने वाली सैन्य तैयारियों पर प्रतिबंध लगाया। अंग्रेजों ने नवाब के आदेशों की अवहेलना की। इससे युद्ध होकर नवाब ने अंग्रेजों के गढ़ यानी कोलकाता पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। और जब इस घटना का समाचार मद्रास पहुंचा तो
क्लाइव एक नौसैनिक बेड़े के साथ कोलकाता पहुंचा। कोलकाता पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। नवाब और अंग्रेजों के बीच अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1797 ईस्वी को हो गई। तो इस संधि के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना चुंगी दिए यानी बिना कर दिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। इसके बाद क्लाइव इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। वह तो बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था और इसलिए उसने नवाब के विरोधियों से साठगांठ कर ली, यानी उसमें उन लोगों को फूट डाल दी। नवाब के सेनापति मीर जाफर स्वयं बंगाल का नवाब बनना चाहता था और इस प्रकार से उसने विश्वासघात करके वह अंग्रेज़ों से जा मिला और अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया और मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को हर प्रकार की सुविधाएं देने का वचन दिया। इस षड्यंत्र में राय दुर्लभ, जगत सेठ और अमीचंद नामक व्यापारी भी व्यापारिक लाभ के लिए शामिल थे। इस षड्यंत्र की योजना पक्की होते ही क्लाइव ने सिराजुद्दौला को एक कूटनीतिक पत्र लिखकर उस पर संधि की शर्तों को भंग करने का आरोप लगाया। इस संधि के उल्लंघन के लिए उसे दंडित किया और एक बड़ी सेना लेकर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर चल पड़ा। इसके पश्चात प्लासी का युद्ध हुआ। जब नवाब को प्लासी का युद्ध 1797 ईस्वी में हुआ था। जब नवाब को इसकी सूचना मिली तब उसने विरोध करने के लिए प्रतिरोध करते हुए अपनी सेना के साथ क्लाइव के विरुद्ध कूच किया। 1757 ईस्वी में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला तथा क्लाइव की सेनाएं आमने सामने हुई। नवाब ने अपने सेनापति मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों पर आक्रमण की पहल करने को कहा, परंतु मीर जाफ़र एकदम स्टैचू बनकर निष्क्रिय खड़ा रहा। इससे सिराजुद्दौला को उसके विश्वासघात का आभास हो गया और इस षड्यंत्र से बचने के लिए लड़ाई के मैदान को छोड़कर वह भाग गया। नवाब के भाग जाने से उसकी सेना में भगदड़ मच गई। अंततः नवाब को बंदी बना लिया गया और मीर जाफ़र के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने धोखा देने के पुरस्कार में बंगाल का नवाब बना दिया और मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को बहुत सा धन व जागीर दी। मीर जाफ़र महत्वाकांक्षी तो था ही, किंतु वह स्वतंत्रता पूर्वक शासन नहीं कर सका। उसने अनुभव किया कि अंग्रेज उसे मात्र एक कठपुतली की तरह नाम मात्र के शासन के रूप में रखना चाहते थे। अंग्रेजों ने उससे अपनी सुनिश्चित आय का साधन बना लिया और उससे धन वसूलने लगे। कंपनी के एजेंटों और दलालों ने भ्रष्टाचार से आर्थिक लूट की कार्यवाही शुरू कर दी। तो इस प्रकार से नवाब का जो खजाना था वह खाली हो गया और जब खजाना खाली हो गया तो आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। आर्थिक शोषण व उत्पीड़न के फलस्वरूप किसानों, दस्तकारों में असंतोष व्याप्त हो गया। तो इस राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था से उबकर वह अंग्रेजों से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगा। अब उसने पहले सिराजुद्दौला से धोखाधड़ी की, विश्वासघात किया, अब उसके साथ खुद भी यही होने लगा। उसको अंग्रेजों की चाल का तो पता नहीं था। इसी बीच 1780 में अंग्रेजों ने उसे गद्दी से उतार दिया और उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अंग्रेजी सेना का खर्च चलाने के लिए उसे वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव के जिले अंग्रेजों को देने पड़े। मीर कासिम एक योग्य शासक था। वह बंगाल की दशा को सुधारना चाहता था, लेकिन अंग्रेजों ने उसे भी सफल नहीं होने दिया। अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए मुंगेर को तोड़कर बंदूकों और तोपों का जो कारखाना स्थापित कराया। उसने अपने सैनिक प्रशिक्षण के लिए यूरोपीय अधिकारी नियुक्त किए। उसने समरू नामक एक जर्मन को अपना सेनापति नियुक्त किया। उसने अंग्रेजों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का साहस किया। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों ने उसे नाराज होकर उसे भी हटा देने का प्रण कर लिया और इस प्रकार अंग्रेजों ने प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करते हुए अपने सैन्य बल के द्वारा मीर कासिम के विरुद्ध कदम उठाया और उसे गद्दी से हटाकर मीर जाफ़र को पुनः बंगाल का नवाब बनाने का निश्चित किया। तो ये तो था आपका प्लासी का युद्ध। इसके बाद हुआ बक्सर का युद्ध।
यानी मीर जाफ़र, मीर कासिम और अंग्रेजी सेनाओं के साथ 1764 में बक्सर के मैदान में इनका संग्राम फिर से हुआ, परंतु सफलता अंग्रेजों को मिली। मीर कासिम युद्ध भूमि से भागने को विवश हो गया। अंग्रेजों ने एक बार फिर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। बंगाल के युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। अंग्रेजों की इस विजय से न केवल मीर कासिम की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई, बल्कि अवध भी अंग्रेजों के सैन्य और राजनीतिक प्रभुत्व में आ गया। जहां प्लासी की जीत और अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति मजबूत रही, वहीं बक्सर की जीत ने अंग्रेजों के पैर भारत में और भी मजबूत कर दिए। इस प्रकार ब्रिटिश गवर्नर क्लाइव जो था वो ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया और उसने बक्सर के युद्ध के बाद भारत जब यह आया तो उसने मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की 2 संधियां की। इन संधियों को कुछ शर्तों के साथ उसने अपनाया। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 12 अगस्त 1785 ईस्वी में तक थी, इसकी संधि का पहला था कि मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा अंग्रेज कंपनी ईस्ट इंडिया को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। वे इन प्रांतों से भू राजस्व वसूली के अधिकारी हो गए, यानी उनको पूरा कर वसूलने का पूरा अधिकार हो गया। मुग़ल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने देना स्वीकार कर लिया। संधि यह थी कि कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर मुग़ल बादशाह को दे दिए। अवध का शेष भाग इलाहाबाद एवं कड़ा को छोड़कर अवध के नवाब शुजाउद्दौला को वापस कर दिया गया। नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में दिए। तो इस प्रकार क्लाइव ने बंगाल के नवाब से एक संधि की, जिसके अनुसार बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसमें क्या क्या शर्तें मंजूर की गईं? चुंगी कर में छूट, सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थानों तक ले जाने की छूट, और जिससे उनका सामान दूसरों से सस्ता हो। व्यापार में मनमानी करने, भारतीयों को अपना सामान सस्ता बेचने, कंपनी का माल महंगा खरीदने, प्रतिद्वंदी यूरोपीय व्यापारियों को बाहर रखने और कंपनी का व्यापार भारतीय राजाओं की नीतियों से स्वतंत्र रहकर जारी रखने के लिए मजबूर करना इत्यादि। बंदरगाहों के पास किलेबंदी करने, पट्टे पर प्राप्त स्थान का प्रशासन चलाने और अपने साथ सोने चांदी के भारतीय सिक्के ढालने की अनुमति क्षेत्रीय शासक से प्राप्त किया। इसके बदले क्षेत्रीय राज्य को बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा हिस्सा राजा को देना पड़ता था। तो ब्रिटिश कंपनी ने भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए भारतीय राजाओं के साथ इन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल कर चतुराई के साथ अपने राज्य में बढ़ोतरी की और समय समय पर अपनी नीति में बदलाव, शर्तों को तोड़कर भारतीय राजाओं पर आक्रमण, क्षेत्रीय राजनीति में दखलंदाजी, राजाओं के साथ कुचक्र, फूट डालना, आपस में लड़ाना इत्यादि तरीकों से इन लोगों इस प्रकार से कई निर्लज्जता पूर्वक प्रयोग करते हुए अपने शासन को इन्होंने बढ़ाया और कोई भी राजा इसका विरोध नहीं कर सका क्योंकि अंग्रेजों के विरोध की शक्ति उनके पास नहीं थी और न ही उनके में आपस में एकता थी। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए अंग्रेज एक करके समस्त क्षेत्रीय शक्तियों को कमज़ोर करते हुए कठपुतली तरह भारतवासियों को नचाते थे और उनको अपने अधीन करते रहे। अंत में प्रमुख नाम अवध, बंगाल और दिल्ली के बादशाहों पर अपना अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से भारत में अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित कर लिया।